हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। टुडे इज़ 8th ऑफ जुलाई और फ्राइडे के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहली जो न्यूज़ है यहाँ पे अबाउट बोरिस जॉनसन। हमने कल भी डिस्कस किया था कि बोरिस जॉनसन ने अभी रिज़ाइन नहीं दिया था, लेकिन उनके जो कुछ मिनिस्टर्स थे वो रिज़ाइन दे रहे थे, है ना। तो उसमें चलते हुए हमने देखा कि जो बोरिस जॉनसन है उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि कुछ जो इनके लीडर्स थे, जो इनके पार्टी के बंदे थे, उन्होंने काफ़ी लोगों ने छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसकी वजह से इनको भी क्या करना पड़ा, अब यहाँ पे रिज़ाइन करना पड़ रहा है। अब ये होता क्या है कि ये 48 मतलब आफ्टर डजन ऑफ मिनिस्टर्स क्विट, मतलब कुछ डजन्स ऑफ मिनिस्टर्स ने जब क्विट किया तो उन्होंने 48 घंटे में ये चीज़ हुई और इन्होंने यहाँ पे अपनी जो पोस्ट है अभी इस पर रिज़ाइन कर दिया है। मतलब जो कंजर्वेटिव पार्टी है अब ये एक नया लीडर चूज़ करेंगे, है ना। उसके बाद में जो चीज़ें हैं फिर वो जो रेगुलराइज होंगी, अदरवाइज़ ये अभी यही न्यूज़ है। नंबर 2 यहाँ पे जो न्यूज़ है दिस इज़ रिगार्डिंग के बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे निकल के आती है। दिस इज़ अबाउट GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। और ये अदर कंट्री भी कौन सी, हमारी नेबर कंट्री, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन बाली ऑन थर्सडे, यहाँ पे दोनों मिलते हैं और जो जयशंकर हैं वो इश्यूज़ को रेज़ करते हैं कि जो LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इश्यूज़ हैं। मोर ओवर जो चाइना है वो भी कुछ इश्यूज़ को रेज़ करता है यहाँ पे, जैसे कि जो वीवो या वाइवो जो भी कंपनी है वो, उसमें जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की सर्चेज़ हैं जो रेड किया उन्होंने, पहली चीज़ वो। नंबर 2 नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को बर्थडे की ग्रीटिंग्स दी, उसके ऊपर भी इनको कुछ एतराज़ है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो दलाई लामा है वो हमेशा बोलते हैं कि फ्री तिब्बत, ठीक है, तो तिब्बत को फ्री करना चाहिए। यहाँ पे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उन्होंने LAC पे मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे डिसएंगेजमेंट की बात की। उन्होंने बोला कि जो काम आप कर रहे हो वो बिल्कुल ही गलत है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है जी। अब अगर हम LAC के बारे में बात करें तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो येलो वाला पार्ट है, दिस येलो पार्ट, ये येलो पार्ट हमारा है, मतलब हमारा मतलब ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ठीक है जी। और यहाँ पे ये लद्दाख हो गया, ये लेह लद्दाख हो गया, ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया यहाँ पे। ठीक है, आपको ये चीज़ दिख रही होगी। अब ये हमारा आ गया साथ में हिमाचल। अब यहाँ पे अगर बात करें, दिस इज़ नथिंग बट दी POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो रेड लाइन ये आपको नज़र आ रही है, ये रेड लाइन को हम बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक स्टेबल हम बोल सकते हैं लाइन है, क्योंकि इसको शिमला एग्रीमेंट में हमने डिसाइड किया था और दोनों कंट्रीज़ को पता है कि जो लाइन है वो कहाँ तक है। ठीक है, बट नॉट इन द केस ऑफ LAC, बिकॉज ये जो लाइन है वो दोनों कंट्रीज़ ने अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा मुताबिक यहाँ पे ड्रॉ कर ली आफ्टर द इंडो चाइना वॉर, आपको पता ही है। तो ये जो एरिया एक्साई चीन वाला, ये भी हमारा पार्ट होता था, लेकिन ये चाइना ने धोखे से हमारे से ले लिया। उसी तरह से POK ये वाला पार्ट अभी भी हम, वैसे तो दोनों पार्ट हम हमारी हैं, हम अपना ही मानते हैं, इसको लेके रहेंगे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ये वाली चीज़ है। और मोर ओवर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, दिस पार्ट इज़ नथिंग बट दी कश्गार वैली। और ये जो वैली है ये पहले पाकिस्तान के पास होती थी, लेकिन ये गिफ्ट कर दिए किसको, चाइना को। और ये वाली जो चीज़ आपको दिख रहा होगा, ये है साइचिन ग्लेशियर, ये भी हमारा पार्ट है। ठीक है जी। तो ये कुछ LAC के बारे में इंफॉर्मेशन है कि LAC डिसाइडेड नहीं है, दोनों कंट्रीज़ ने कुछ डिसाइड नहीं कर रखा। तो इसी वजह से आपने देखा होगा जो चाइना वाले लोग हैं वो इधर आ जाते हैं, हमारे वाले लोग उधर चले जाते हैं। लोगों का मतलब नॉट इन दी केस ऑफ के नॉर्मल पीपल, उसका मतलब है आर्मी, है ना। तो वो जो सिलसिला है वो चलता रहता है, जिसकी वजह से आपने वो जो चीज़ें हैं वो देखी होंगी। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये जो न्यूज़ है वो पूछी जा सकती है, GS3 का पार्ट बनती है, जो कि इन्वायरमेंट का सेक्शन है। यहाँ पे हमने देखा, उन्होंने बोला कि आपने भी एहसास किया होगा अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में रह रहे हो कि जो मानसून है वो ज़्यादा हॉटर है देन दी समर। यहाँ पे हमने देखा जो मानसून है वो यूजली मतलब उसका मतलब रहता है रिस्पाइट फ्रॉम द हीट, है ना। लेकिन जो हम चीज़ देख रहे हैं जून टू सितंबर में जो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर है वो ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है। मोर ओवर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस सीजन आर 0.3 डिग्री सेल्सियस हायर देन द एवरेज समर टेम्परेचर। ठीक है, और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं फ्रॉम 1951 टू 1980 और पास्ट डेकेड 2012 टू 2021, दिस एनॉमली हैज़ राइजन टू 0.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। अब ये जो इंडिया का एवरेज टेम्परेचर है ये बढ़ गया है 0.62 डिग्री सेल्सियस से फ्रॉम 1901 टू 2020। ये चीज़ कौन बता रहा है? IMD, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD ये चीज़ बता रही है।
अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर है फ्रॉम मार्च टू अप्रैल वो भी हमने देखा था कि एज़ पर आईएमडी वो 4 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल बढ़ गया था बेसलाइन 1981 टू 2010 से। तो कुछ डेटा है, इसको आप कोट कर सकते हैं मेंस में, और कई बार पूछा भी जा सकता है कि जो मानसून हैं वो दे आर गेटिंग होटर देन दी समर। ठीक है, यहाँ पे रीज़न कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे रीज़न वही ग्लोबल वार्मिंग है। तो अगर रीज़न लिखा होता तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करते, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आपने इस चीज़ को एक अच्छे वे से देखना है। अब अगर हम इसको और बढ़ाएं तो यहाँ पे और जो चीज़ हमने देखी वो है आईएमडी के बारे में, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, ये इस्टेब्लिश होती है 1875 में। ठीक, पहली चीज़। और ये नेशनल मीटेरोलॉजिकल सर्विस ऑफ द कंट्री है, और ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि मीटेरोलॉजी और अलाइड सब्जेक्ट में काम करती है। ये 1875 में बनी थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आती है, उसकी एजेंसी है। ये एक प्रिंसिपल एजेंसी है जो कि मीटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग और सिस्मोलॉजी भी करती है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आईएमडी सिस्मोलॉजी करती है, ये अपने याद रखना है। अब ये जो आईएमडी है ये वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटेरोलॉजिकल सेंटर है ऑफ द वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटेरोलॉजिकल सेंटर है, हमारा आईएमडी उनमें से एक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटेरोलॉजिकल सेंटर है ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन न्यू दिल्ली, जो कि रिस्पॉन्सिबल है जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडियन ओशन में आते हैं उनका नाम रखने के लिए। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस करना, करंट और फोरकास्ट मेटेरोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वेदर सेंसिटिव एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना, जिसमें जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, शिपिंग हो गया, एविएशन हो गया, इस तरह की चीज़ों में। और वार्न करना कि जैसे साइक्लोन्स आ रहे हैं, स्नो वेव्स आ रही हैं, कोल्ड और हीट वेव्स आ रही हैं, हैवी रेन्स हैं या डस्ट स्टॉर्म्स है, इस तरह से वार्न करना। और कंडक्ट और प्रमोट करना रिसर्च इन दी मेटेरोलॉजी एंड अलाइड डिसिप्लिन्स। ठीक है, तो आईएमडी के बारे में यही है, और इससे ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आपने इस चीज़ को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्क्रीनशॉट लेके याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे आज, और नेक्स्ट न्यूज़ जो आज हमने डिस्कस करनी है दिस इज़ अबाउट कि यहाँ पे एक न्यूज़ थी जिसमें हमने देखा कि प्लास्टिक जो कप्स हैं वो अभी भी वो कहते हैं कि दिखाई दे रहे हैं रोड्स पे, है ना, डिस्पाइट द बैन ऑफ द सिंगल यूज़ प्लास्टिक। हमने काफ़ी बार डिस्कस किया, 2-3 बार डिस्कस किया कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया। फर्स्टली जो बच्चा पहली बार देख रहा है मैं उसको बता दूं, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो प्लास्टिक जिसको आप सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हो, है ना, उसके बाद में हम फेंक देते हैं, गिरा देते हैं, वो मतलब हम ये मान के चलते हैं, ये गवर्नमेंट डेफिनेशन देती है कि भाई जो सिंगल टाइम ही यूज़ हो उसको हम इस चीज़ के बारे में बोलते हैं। अब यहाँ पे बोला जाता है ऑल दो नंबर ऑफ शॉप्स एंड रोड साइड कार्ट्स फॉर यूजिंग अल्टरनेटिव्स। ठीक है, देयर ओनर्स कंप्लेंट दैट द अल्टरनेटिव्स आर कॉस्टलियर। पहली चीज़ तो ये। नंबर 2, एक जो जैसे यहाँ पे ये जो बंदा खड़ा है उन्होंने बोला कि यार मेरे पास जो पहले से पड़े हैं मैं उसको ख़त्म कर लूँ एक बार, फिर उसके बाद में ऑब्वियसली मुझे भी दूसरे जो प्लास्टिक कप्स हैं का छुटकारा देकर पेपर कप पे आना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि जो प्लास्टिक कप है वो मुझे एक कॉस्ट करता था 60 to 80 पैसा का, लेकिन ये वाला जो पेपर कप है वो कॉस्ट करेगा ₹1.5, है ना। तो वो कहता कॉस्टली भी हो रहा है, लेकिन जो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं उसको ख़त्म करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, तो उसको ख़त्म कर दूंगा, बाद में मैं वो यूज़ करने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है जी, तो पहली मतलब ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये भी इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़ है, आपको पता है हमने काफ़ी बार बोला है मैंने आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जो अब जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये वाला जो आर्टिकल है हमारा वो आता है, ये भी GS3 से रिलेटेड है, विच इज़ नथिंग बट द इन्वायरमेंट। ये हमने कंप्लीट डिस्कस भी किया था, लेकिन दोबारा से आर्टिकल आया हुआ है तो हम इसको डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे अगर कोई फॉरेस्ट को या फिर इन्वायरमेंट को कोई डिस्ट्रक्ट कर रहा है तो उसमें जो सज़ा है, जो इम्प्रिजनमेंट थी, उसको ख़त्म करके प्रपोजल ये बनाया गया कि उसको अकेला क्या दिया जाएगा, वहाँ पे फाइन लगाया जाएगा, है ना। वो हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पे जो अंडर प्रोविज़न इन द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है, तो वॉयलेटर्स ने बोला कि वॉयलेटर्स आर पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और 1 लाख रुपीज़, है ना, अप टू 1 लाख रुपीज़ और बोथ। और अगर ये वॉयलेशन को आप पूरा नहीं करते या फिर करते रहते हो तो आपको डेली का ₹5,000 जो फ़ाइन है वो देना पड़ता है। इतना ये एग्जिस्टिंग वाले में था। और इसमें बोला गया था कि ये जो चीज़ है जो 5 साल वाली, ये 7 years तक भी जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अगर हम न्यू अमेंडमेंट की बात करें
तो यहाँ पे फियर ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर सिंपल वायलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती थी कि यार इम्प्रिजनमेंट का एक डेटरेंट की तरह काम करता था, लेकिन अभी के लिए जो चीज़ है वो डेटरेंट वो एक ख़त्म कर दी गई है और उन्होंने बोला कि सिर्फ फाइन लगेगा। उन्होंने बोला ये जो देखें ना, द क्वेश्चन ऑफ वेदर द थ्रेट ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्ट एज अ डेटरेंट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री विद बोथ प्रोपोनेंट्स एंड ओपोनेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो रिसर्चर्स हैं वो जो यूएसए और यूरोप के वो सजेस्ट करते हैं जो फाइन है वो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ पनिशमेंट है, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ में एक डेटरेंट रखते तो वो अच्छे तरीके से काम कर सकता था। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं साइंस और इन्वायरमेंट की, फाउंड इंडियन कोर्ट्स जो हैं, इंडिया की कोर्ट्स हैं वो 9 to 33 ईयर्स लगा देती हैं कई बार कि जो इन्वायरमेंटल वायलेशंस के केस हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई जो फाइन है अगर बहुत ज़्यादा लगा दिए तो अगर वो कोर्ट में जाएगा तो वो जो केस है वो लटका रहेगा, जिसकी वजह से उसको ना तो इम्प्रिजनमेंट होगी, ना ही फाइन होगा और ना ही उसका डेटरेंट रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे डिसऑर्डरली एग्जिस्ट, ठीक है, ये पीएम जॉनसन के बारे में तो ये हमने ऊपर पढ़ ही लिया है, तो इसके बारे में कुछ खास इशू हमने अभी नहीं पढ़ना। अब ये जो न्यूज़ है दिस इज़ रिलेटेड टू GS2, ये LGBTQ कम्युनिटी को लेकर है एंड इट इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू GS1, जहाँ पे हम इशूज़, सोसाइटल इशूज़ की बात करते हैं। ऑल्दो दिस इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन दी एक्सप्लिसिटली इन दी सिलेबस, ठीक है, बट ऑब्वियसली कि अगर हम इसको डीकंस्ट्रक्ट करें सिलेबस को तो उसमें ये वाले पार्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि ये जो LGBTQ कम्युनिटी है इसमें मेंटल इलनेस और चैलेंजेस के बारे में बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि डिस्पाइट के जो सेक्शन 377 है या फिर जो नलसा जजमेंट आई उसमें जो LGBTQ कम्युनिटी है उसको लीगलाइज करने की बात की गई है ना, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो लीगलाइज करने की बात की गई, लेकिन फिर भी जो मेंटल इलनेस है या फिर जो स्टिग्मास है वो अभी भी LGBT कम्युनिटी के साथ में बहुत ज़्यादा है। स्टिग्मा और सफरिंग की अगर हम बात करते हैं, वो कहते हैं लाइफ लॉन्ग डिसोनेंस है, डीप रूटेड स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, अब्यूज़ हो गया, ठीक है, एक्सट्रीम डिस्ट्रेस, पुअर सेल्फ वर्थ, इस तरह की चीज़ें को लेकर आता है। जब आपके अंदर डीप रूटेड स्टिग्मा होगा या फिर आपको लोग गालियाँ निकाल रहे हैं तो वो कहते हैं कि एक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो सेल्फ हेट या सफरिंग अपने के लिए अपने आप से ही एक हेट होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात करें तो वो कहते हैं मेंटल हेल्थ की जो नीड है वो जैसे नॉर्मल इंसानों को है, जो नॉर्मल लोगों को है, वैसे ही LGBTQ कम्युनिटी को भी एक मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है और उनसे भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो उनके साथ में जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेसर होती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो सोसाइटी है उसने मार्जिनलाइज कर रखा है LGBTQIA पीपल थ्रू आउट लाइफ, ठीक है, नो मैटर हाउ अकम्पलिश्ड दे मे बी, मतलब जितने मर्जी वो बड़े बन जाएं, जितना मर्जी कुछ कर लें, लेकिन उनको वो चीज़ को करना ही पड़ता है, ठीक। अब यहाँ पे इन सच एन एनवायरनमेंट है ना, एक मतलब उन चीज़ों से निकलना, उन चीज़ों से बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है और जो कम्युनिटीज़ हैं वो उनको बाहर निकलने भी नहीं देती। और ये सबसे ज़्यादा वो कहते हैं किसके साथ होता है LGBTQ कम्युनिटी में, जिसमें अगर जो मतलब जो बर्थ के टाइम पे कुछ और जेंडर था और बाद में कुछ और जेंडर वहाँ पे बोले, जैसे सपोज़ कि आपने देखा होगा कई लड़के होते हैं लेकिन बाद में वो लड़कियों की तरह एक्ट कर रहे हैं, उनके साथ में वो कहते हैं कि ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज वे में हमें देखने को मिलती है कि किस तरह से उनको सुप्रेस किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो LGBTQ कम्युनिटी वाले यूथ है वो 1.75 टाइम्स मोर एंग्जाइटी फील करता है एज कंपैरिजन टू अदर्स, और 2.4 टाइम्स हायर एंग्जाइटी और डिप्रेशन में रहता है ना, वो वल्नरेबल कम्युनिटी में आता है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हेल्थ सर्विसेज की, वो कहते हैं हेल्थ सर्विसेज भी इनएडिक्वेट हैं जब हम मेंटल हेल्थ की या किसी और चीज़ की बात करते हैं यहाँ पे। और मोर ओवर यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की ज़रूरत है जो कि क्वीर मेंटल हेल्थ को एक प्रायोरिटी बनाएगा यहाँ पे, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, कम्युनिटीज़ होगी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो गए, उन सबको बताना पड़ेगा कि किस तरह से हमें इनको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद नहीं बने। हाँ, अगर कोई खुद बन रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली बन रहा है, वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो उसकी चॉइस है, लेकिन फिर भी ठीक है, जो नेचुरली कुछ ऐसी चीज़ है तो हार्मोनल अगर कोई डिफरेंस है तो उसको साथ में लेके चलना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। सो कम्युनिटी बिल्डिंग इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जो चीज़ हमने यहाँ पे बोली वही कम्युनिटी बिल्डिंग इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हमने इस चीज़ को आगे लेके जाना है। सो नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए आज ये वाली न्यूज़ में तो ATP और WTA का मर्ज की बात की गई है, तो ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो रुपीज़ है वो तो हमें पता है डाउन जा रहा है, और उसको देखते हुए सरकार ने क्या किया, एक तो गोल्ड को थोड़ा महंगा किया क्योंकि उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी ताकि जो डॉलर है वो हमारी मार्केट से बाहर ना जाए, है ना। गोल्ड के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी
ताकि गोल्ड है जो वो महंगा हो गया। अब गोल्ड अगर कॉस्टली हो गया, यहाँ पे देखो गोल्ड हो गया कॉस्टली, और उससे क्या होगा, जो हमारे डॉलर्स है वो बाहर की मार्केट में नहीं जाएंगे। इतना क्लियर है जी बात। और इसी तरह से जो फ्यूल है उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ यहाँ पे एक तरह की सी ड्यूटी लगा दी, ताकि जो चीज़ है वो हम कम मंगा पाए और करंट अकाउंट डेफिसिट है जो वो हमारा ठीक हो पाए। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरी करेंसीज के साथ में कंपैरिजन करें तो हर एक जो करेंसी है वो डॉलर के कंपैरिजन में डिक्रीज होती दिखाई दे रही है। जैसे जापानीज येन हो गया, पॉलिश ज़ॉटी हो गया, ठीक है जी, और फिर थाई हो गया, फिलीपीन, जितने भी इंडियन रुपीज़ हो गया, तो इंडियन रुपीज़ गिरा है जो वो -6.8% है या फिर -6.8 है, लेकिन जो जापानीज येन है वो बहुत ज़्यादा डाउन गया है। जो ब्राज़ीलियन रियल है और जो रशियन रूबल है वो थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं, अदरवाइज जो डॉलर के कंपैरिजनली काफ़ी जो चीज़ें हैं वो डिक्रीज़ होती हमें यहाँ पे दिखाई दी हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में देखते हैं। ये न्यूज़ हमने कल भी की थी और मैंने डिटेल में बताया था कि DGCA होता क्या है, तो आपने वहाँ पे देख लेना है कि व्हाट इज़ DGCA, है ना, तो उसके बारे में आपको चीज़ पता चल जाएगी। प्रपोजल फॉर एन इंडिया स्पेसिफिक नॉर्म फॉर असेसिंग व्हीकुलर सेफ्टी इन कोलिजन, इसको बोलते हैं न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, NCAP, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, NCAP की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं, कार असेसमेंट प्रोग्राम चलता है जिसमें कार असेसमेंट में वो क्रैश करवा के देखते हैं ना, एक वहाँ पे रॉड रहती है, वहाँ पे फ्रंट से और बैक से क्रैश करवा के देखते हैं, और वहाँ पे देखते हैं चाइल्ड सेफ्टी कितनी है, ऑपरेशनल सेफ्टी कितनी है, एयर बैग्स खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं, हम उसको बोलते हैं न्यू कार, मतलब उसको हम बोलते हैं कार असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन एक जो चीज़ है यहाँ पे अपना एक चीज़ जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो होगी हमारे इंडिया के लिए, वो होगी भारत NCAP। ये सारे टेस्ट हम करेंगे और उसको रेटिंग देंगे कितनी सेफ है गाड़ी और कितनी नहीं है। और ये चीज़ बोली गई है, ये चीज़ ट्वीट करके बताएगी, ठीक है जी, यहाँ पे नितिन गडकरी जी ने। उसका पर्पस क्या होएगा हमें पता चलेगा, क्राइटेरिया क्या है, प्रोसीजर क्या है। जीरो रेटिंग, जैसे सपोज कर लो किसी NCAP ने जीरो रेटिंग दे दी किसी कार को, उसका मतलब ये नहीं कि वो मार्केट में नहीं बिक पाएगी, मार्केट में बेचेंगे लोग। ठीक है, तो उसमें ऐसी कोई चीज़ वाली बात नहीं है, और कई बार ज़्यादा भी बिक सकती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ पता चल जाती है कि वो कितनी सेफ है कितनी नहीं है। सो यहाँ पे जो व्हीकल्स है उसको एवेल्यूएट कैसे किया जाता है, अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, सेफ्टी असिस्टेंस, इस तरह की चीज़ें, फ्रंटल इम्पैक्ट, साइड इम्पैक्ट, है ना, मैंने आपको बताया अभी। जो भारत NCAP होएगा उसमें अगर हम बात करें तो वो कंडक्ट करेगा एक तो फ्रंटल ऑफसेट क्रैश टेस्टिंग जो कि 64 km/h पे करेगा, और प्रिवेलिंग 56 km/h नॉर्म पे करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने यहाँ पे याद रखना है। अब वहाँ पे होता क्या है, जब गाड़ी को टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक डमी बिठा दी जाती है, फिर उसका नेक एरिया, पेल्विस एरिया, लोअर एरिया, फुट, एंकल, ये सारी चीज़ों को मतलब चेक किया जाता है कि वो कितनी कोलिजन में कितना का इम्पैक्ट हुआ और कितना का इम्पैक्ट नहीं हुआ। सो यहाँ पे ये जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कार्स मस्ट हैव मैनुअल स्विचेस टू डिसेबल एयर बैग्स विच शुड नॉट बी विद इन द चाइल्ड्स रीच। ठीक है, तो एक मैनुअल यहाँ पे बटन भी होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। सो व्हाट डज इट होल्ड फॉर द डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यहाँ पे अगर फेब में हम बात करें, ही सेड एफर्ट्स मस्ट बी एबल टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स। अगर हमने ये बात की थी कि रोड एक्सीडेंट हमने कम करने या कुछ और चीज़ें कम करनी है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे काम आ सकती है, ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग दी मतलब स्ट्रीट वेंडर्स को एक स्कीम दी थी, PM स्वनिधि स्कीम। तो स्वनिधि स्कीम के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहली जो स्कीम है वो वेंडर्स, हॉकर्स, ठीक है, ठेले वाले, मतलब इन लोगों के लिए एक स्कीम थी जिसमें आफ्टर कोविड लॉकडाउन उनके पास पैसे नहीं थे तो उनको पैसे दिए जा रहे थे कि आप अपना जो काम है वो दोबारा से चला सकें। जो वेंडर्स हैं वो लोन ले सकते थे अप टू ₹10,000, और उनको कोई भी कोलेटरल नहीं देना था और उन्होंने वापस करना था मंथली इंस्टॉलमेंट में। ये मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम ये चीज़ थी। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैव बीन अलाउड इन अ स्कीम फॉर अर्बन पुअर ड्यू टू ग्राउंड लेवल प्रेजेंस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई अर्ली रीपेमेंट कर रहा था, कोई भी बंदा अगर उन्होंने लोन लिया और वो जल्दी वापस करना चाहता तो उनको पे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगनी थी। ठीक है, और अर्ली पेमेंट, डी पेमेंट का मतलब है कि क्लियरेंस ऑफ अ डेट और अ लोन बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम। ठीक है जी, नहीं तो अगर आप जल्दी देने की भी कोशिश करते हो, सपोज आपने आज लोन ले लिया बैंक से और आप जल्दी देने की कोशिश करें तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं होएगा, वो उतनी ही पैसे आपसे लेंगे, मतलब एक तरह की पेनल्टी तो आपको लगेगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा ड्रैगन फ्रूट, है ना, तो ड्रैगन फ्रूट की जो कल्टीवेशन है उसको इंक्रीज़ करने की, प्रमोट करने की बात हो रही है। गुजरात और हरियाणा में काफ़ी ड्रैगन फ्रूट की कल्टीवेशन होती है, लेकिन अभी प्रेजेंटली पूरे कंट्री में हम 3000 हेक्टेयर्स लगा रहे हैं, इसको हम 50,000 हेक्टेयर्स करना चाहते हैं इन दी 5 ईयर्स।
ठीक है। अब गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम भी चेंज किया, जैसे कमलम रख दिया, ठीक है, जिसका नाम है लोटस। हरियाणा गवर्नमेंट ग्रांट्स प्रोवाइड करती है फार्मर्स को। और यहाँ पे जो मिड प्रोग्राम है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसको भी हम बढ़ा पाएंगे और जो सेंटर है वो हेल्प कर पाएगी स्टेट की और फार्मर्स की, राइट। ये चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ ने कुछ लोन लेने की बात की थी, मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए, स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए $300 मिलियन, उसको अप्रूवल दे दिया सेंटर ने कि ठीक है भाई, आप कोशिश करके इसको आगे चला सकते हो। अब यहाँ पे एक जो ओ माइक्रोन का और वेरिएंट निकल कर आ रहा है, BA.2.75। तो इसमें वो कहते हैं कि यार अभी तो कुछ बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी फैला नहीं है, फैलेगा तो बताएंगे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ की पर्क्स हैं वो फ्री हैं फ्रॉम दी GST, ठीक है। हाँ, अगर कोई फेक इनवॉइसेस बना के कुछ गुड्स को सप्लाई कर रहा है उसके लिए तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पेनल्टी या फिर कुछ और लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो पर्क्स आप दे रहे हो एम्प्लॉयज़ को उस पर कोई भी GST नहीं है। और मोर ओवर यहाँ पे जो RBI है उसने RBI मेजर्स पर ओवरसीज फंड इनफ्लोज, देखिए हमने कल डिस्कस किया था कि RBI ने कौन कौन सी प्रोविजंस यहाँ पे लेकर आई हैं ताकि हमारी कंट्री में डॉलर्स आएँ, ठीक है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो आपने एक प्रॉपर वे में इस चीज़ को याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें थी। तो इसके लिए आप कल वाली वीडियो देखिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, कि क्या क्या चीज़ें खोली हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। और आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। कल मतलब आने वाली अपडेट्स के लिए हमारा जो न्यूज़पेपर या हमारा जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।